दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं प्राचीन इतिहास में एक नई क्लास को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चेर वंश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को। और आज हमारा लेक्चर है दोस्तों 32वां लेक्चर। याद रखेगा, इसके पहले कुल 31 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं और आज 32वें लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 931 से लेकर 960 तक के सवालों को। तो फटाफट दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए। देखिए पूरी सीरीज देखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि अधूरी सीरीज देखते हैं, आज का क्वेश्चन देख लिया, आज समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे का नहीं देखते, लेकिन इस तरह से काम मत करिए, ठीक है। ये सीरीज बहुत ही लंबी चल रही है और सीक्वेंस में इतिहास पर चर्चा कर रहा हूं। आज इतिहास चल रहा है दोस्तों, कल को भूगोल का पारी आएगा, फिर संविधान की पारी आएगी, फिर जो है हम लोग साइंस पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर आप लगातार पढ़ेंगे ना तो सीक्वेंस से चीजें आपको मिलेंगी और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप अपनी तैयारी को अच्छा बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए इंडिविजुअल बैच लॉन्च किए गए, जिसने हमने नाम दिया है फाउंडेशन बैच का। जी हाँ दोस्तों, इन फाउंडेशन बैच के आधार पर आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा बैच है जहां जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जाती है। परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ दोस्तों आपको इस बैच में सिखाया जा रहा है। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, तो किताब के साथ आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। चाहे तो घर बैठे आप किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, क्योंकि साउथ इंडिया के सवाल हम लोग कर रहे हैं। साउथ इंडिया में जो राजवंश थे दोस्तों, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे दोस्तों, वो संगम काल के बारे में आपको बता रहा था। और संगम काल में आपने पढ़ा था कि संगम काल को मैंने एक टॉपिक में दिया, और उसके अलावा 3 राजवंश के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना था। एक चोल राजवंश था, एक चेर राजवंश था और एक पांड्य वंश था, ठीक है। तो चोल की कहानी मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में, और आज वाली क्लास में मैं आपको चेर की कहानी बताने वाला हूं। चेर से संबंधित कौन कौन से सवाल आते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज हमारा 32वां लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 931 से लेकर के 960 तक के सवालों को हम हल करने चल रहे हैं, जिसका नाम है चेर वंश। जी हां दोस्तों, आइए पहला सवाल कि चेर वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। देखिए चेर वंश का, जैसे हमने पढ़ा था चोल वंश के संस्थापक का नाम क्या था, विजयालय था, उसी तरीके से चेर वंश का संस्थापक मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों। इनका नाम क्या है, याद रखिएगा, उदयन नाम है, उदयन जेरल, जेलर मत बोलिएगा दोस्तों, उदयन जेरल दोस्तों इनका नाम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, चेर वंश की दोस्तों राजधानी कहां थी, चेर वंश की राजधानी कहां रही है, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था वंजी। कई जगह पे दोस्तों वंजी लिखा है, और कई जगह पे दोस्तों याद रखिएगा वांची लिखा है, और कई जगह पे दोस्तों क्या लिखा है, करूर वांची लिखा है। क्या लिखा है, करूर वांची। तो अलग अलग नाम है, घबराइएगा मत, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह है धनुष बाण। क्या है दोस्तों, याद रखिएगा धनुष बाण, ये इनका क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो इसे भी आपको याद रखना। तो 3 पॉइंट आपके सामने आ गया। पहला, चेर वंश का संस्थापक कौन है, कभी भी परीक्षा में सवाल आता है तो बताएगा उदयन जेरल। क्या नाम है, उदयन जेरल। राजधानी पूछता है तो वांजी भी लिखा मिल सकता है, वांची भी लिखा मिल सकता है, या करूर वांची भी लिखा मिल सकता है। ये कई नाम है, याद रखेगा। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहा है, धनुष बाण, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछ सकता है, चेर वंश का साम्राज्य कहां पर विकसित था, मतलब फैला कहां पर था दोस्तों, ये आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा ये दक्षिण भारतीय राजवंश है। हम लोग जितना कवर कर रहे हैं चोल वंश और चेर वंश, ये कहां पर दोस्तों, ये दक्षिण भारतीय राजवंश है। लेकिन हो सकता है दोस्तों आपसे आस पड़ोस का नाम पूछ दे, भाई ये किस कहां पर फैला हुआ। तो याद रखिएगा चेर वंश का जो विस्तार था ना, ये केरल और तमिलनाडु के बीच में था। किसके किसके बीच में, तो केरल एवं तमिलनाडु के ये बीच में था, ठीक है। और इनका पड़ोसी दोस्तों कौन था, तो याद रखेगा इनका पड़ोसी राजवंश कौन था, तो याद रखेगा पांड्य राजवंश, जो आप आगे पढ़ने वाले हैं पांड्य राजवंश, ठीक है। वो इनके क्या थे दोस्तों, वो इनके पड़ोसी थे। तो आप इसे भी याद रखेगा। बड़ी लंबी लड़ाई चली है चोल, चेर और पांड्य के बारे में साथ में, ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे के समकालीन थे और सब एक तरफ से साम्राज्य विस्तार में लगे थे। ऐसे में बड़ी लड़ाइयां हुई है। दिख रहा है चेर साम्राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि चेर साम्राज्य का कोई एक नाम नहीं, चेर साम्राज्य को कई सारे नाम दिए गए हैं। जैसे कहीं पर हो सकता है आपके परीक्षा में एक ऑप्शन दे दे मलैयर। क्या दे दे दोस्तों, मलैयर। याद रखेगा इसका नाम एक मलैयर भी है, एक इसका नाम मिलता है दोस्तों पौरयार। क्या मिलता है, मलैयर मिलता है, पौरयार मिलता है। इसी तरह से एक नाम और मिलता है दोस्तों कुट्टू। याद रखेगा
कुट्टूवर, याद रखेंगे आप, कुट्टूवर नाम मिलता है। जी हां, चेर साम्राज्य को याद रखेगा मलैयर भी कहा जाता था, पौरियार भी कहा जाता था, कुट्टूवर भी कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों इसको विल्लवर भी कहा जाता था। ऐसे कई सारे नाम, ठीक है, अलग अलग लेखों में दोस्तों अलग अलग चीजें मिली हैं। विल्लवर नाम भी मिलता है। एक और प्रसिद्ध नाम है दोस्तों केरल पुत्र। इसके जो शासक रहे दोस्तों उनको केरल पुत्र कहा जाता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे सब कहां लिखा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम चेर वंश की बारे में बात करें तो चेर वंश के जो इतिहास हैं वो रामायण में भी मिलता है, महाभारत में मिलता है, अशोक के जो शिलालेख थे उसमें मिलता है। अब आप कहेंगे सर हम लोग तो करीब 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में हम चर्चा करें, लेकिन ये चेर वंश क्या बहुत पुराना है। तो देखिए 3 ऐसे वंश रहे, एक चेर वंश, एक चोल वंश, एक पांड्य वंश। ठीक है, इनका इतिहास बहुत पुराना है, मतलब ये 1000 साल पहले एक्टिव थे, फिर कुछ समय गायब हो गए, फिर 1000 साल बाद एक्टिव हो गए। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों इतिहास मिलता है। अभी भी इनके बारे में बहुत ज्यादा लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, इसलिए समय समय पर नई नई चीजें आती रहती हैं, तो वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे मिलेगा, बहुत सारा सवाल है। लिख रहा दोस्तों पुरम। पुरम दोस्तों, पुरम की रचना किसने किया, आपसे सवाल पूछता है। तो एक प्रसिद्ध कवि रहे दोस्तों, चेरकालीन कवि कहा जाता है, उनका नाम था दोस्तों मुदिनाग रायर। क्या नाम था, मुदिनाग याद रखेगा, फिर राय लगा करके र लगा दीजिएगा। ठीक है, मुदिनाग रायर। ठीक है, इनका नाम था मुदिनाग रायर, याद रखेगा, प्रसिद्ध कवि थे, इन्होंने पुरम की रचना किया था। देखिए इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है। लिख रहा है कवि मुदिनाग रायर की रचना पुरम में उदयनजेरल। उदयनजेरल दोस्तों कौन है, ये कौन है, तो याद रखेगा चेर वंश के संस्थापक है। ठीक है, यह क्या है दोस्तों, यह चेर वंश का संस्थापक है। क्या है दोस्तों, यह चेर वंश का संस्थापक है। और आपसे पूछ रहा है कि इनको किस नाम से संबोधित किया गया, इनको कोई अन्य नाम दिया गया क्या, तो जी हां दोस्तों इनको अन्य नाम दिया गया, इनको बुलाया गया है बाणवर्मन का नाम लेकर के। क्या बुलाया गया दोस्तों, पुरम में इनका 2 नाम मिलता है, एक नाम मिलता है बाणवर्मन और दूसरा नाम क्या मिलता है भैया, तो एक बाणवर्मन नाम मिलता है, दूसरा मिलता है पेरुंजेरल। क्या मिलता है, पेरुंजेरल। क्या मिलता है दोस्तों, पेरुंजेरल मिलता है, यह भी उन्हीं का नाम है, पेरुंजेरल उदयन। ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं पीछे से उदयनजेरल पढ़ते हैं ना, बस उसी में एक शब्द आपको लगाना पेरुन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेरुंजेरल उदयन। ठीक है, तो याद रखेगा ये नाम। और कहीं कहीं पर बाणवर्मन नाम मिलता है, वो भी किसको कहा गया, तो याद रखेगा वो भी उदयनजेरल को ही कहा गया है। किस किताब में कहा गया है, तो एक रचना दोस्तों पुरम नाम की रचना, जिसको लिखा है कवि मुदिनाग रायर ने। किसने लिखा है, कवि मुदिनाग रायर ने। तो थोड़ा सा अपने टंग को आपको फ्री करना पड़ेगा और नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे लिख रहा है उदयनजेरल। जी हां दोस्तों, उदयनजेरल, बार बार इनका नाम आया ना तो अपने दिमाग में बिठाइए कि ये कौन है, ये संस्थापक है। कौन है, संस्थापक है। लिख रहा उदयनजेरल कालीन पाकशाला क्या था, कई बार ये तो आईएएस में आया हुआ सवाल है। पाकशाला क्या है, तो लोग समझते हैं पाकिस्तान की कोई कला होगी, ऐसा नहीं है। याद रखेगा पाक का तात्पर्य पकवान से है। ठीक है, याद रखेगा पाकशाला एक ऐसा स्थान था, ठीक है, पाकशाला एक ऐसा स्थान था, ठीक है, एक ऐसा स्थान था जहां निःशुल्क भोजन मिलता था। क्या मिलता था दोस्तों, निःशुल्क भोजन। जी हां दोस्तों, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी पाकशाला में। किसके जमाने में, तो चेर वंशी शासक उदयनजेरल जो कि संस्थापक था चेर वंश का, याद रखेगा, उसके जमाने में पाकशाला एक ऐसा स्थान हुआ करता था जहां लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता था, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग रहे हो। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, क्रीम सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। आप किताब उठाइए ना, मैं कहता हूं नितिन सर कैसा पढ़ाते हैं, ये नितिन सर के ऊपर मत जाइए, नितिन सर के ऊपर मत जाइए। आपके पास कोई भी किताब हो, मैं नहीं कहता कि आपके पास स्टडी 91 की किताब हो तो ही आप समझेंगे, आपके पास कोई भी किताब हो, आप किताब उठाइए, चेर वंश का जो है पार्ट खोलिए और उसमें जो भी सवाल दिए हैं इस वीडियो को देखने के बाद उन सवालों को हल करिए। अगर अधिकतम सवाल हल हो जाते हैं तो समझिए नितिन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक क्लास को देख करके अगर आप अधिकतम सवाल हल कर दें 80% 90% तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि आपने देखा कितना वीडियो, चेर वंश का मैं एक ही वीडियो दे रहा हूं, दोबारा इस पे वीडियो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि कल की क्लास में टॉपिक चेंज कर दूंगा, पांड्य वंश पढ़ाऊंगा। अब आप कहेंगे सर मुझे और जानना है चेर वंश के बारे में, तो भाई इसीलिए मैंने बनाया फाउंडेशन बैच। इसीलिए मैं कौन सा बैच चला रहा हूं, फाउंडेशन बैच दे रहा हूं आपको। आप आइए फाउंडेशन बैच में, वहां आएंगे तो डिटेल से चर्चा करेंगे, एक छोटा टॉपिक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप वहां आएंगे तो वहां ज्यादा मजा आएगा। लिख रहा दोस्तों चेरकालीन पत्तनी और कड़ग्गी क्या था दोस्तों, चेरकालीन पत्तनी और कड़ग्गी क्या था, तो याद रखेगा पत्तनी कड़ग्गी इसको स्टार्ट करवाया था चेरवंशी शासक जो
उदयनजेरल था, ठीक है, उदयनजेरल के द्वारा ये शुरू कराया गया था। उदयनजेरल ने क्या कराया था दोस्तों, इसको प्रारंभ कराया था, ठीक है। और ये क्या था दोस्तों, एक तरह से ये पूजा का नाम है। पत्तिनी और कड़गी क्या दोस्तों, एक प्रकार की पूजा है जो कहां होती थी, जो चेर वंश में होती थी, ठीक है। तो चेर वंश में दोस्तों ये पूजा का नाम है जिसे उसके संस्थापक उदयनजेरल के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया था, ये याद रखेंगे, ठीक है। दोनों सवाल पूछता है कि इस पूजा का आरंभ किसने किया या फिर है क्या, तो पत्तिनी और कड़गी दोनों याद रखेगा। लिख रहा दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत, ठीक है। वैसे आप गन्ने की बात करेंगे तो गन्ने की सर्वाधिक खेती कहां पर होती है, तो अपने उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। जबकि चीनी दोस्तों सर्वाधिक कहां बनता है, तो महाराष्ट्र में बनता है। तो दोनों दो तरह का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। गन्ने का उत्पादन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में होता है, अगर चीनी बनाने की बात करेंगे तब कहां चले जाएंगे, महाराष्ट्र में आ जाएगा। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का प्रचलन दोस्तों शुरू करने वाला चेरवंशी शासक कौन था, क्योंकि दक्षिण भारत में जल्दी इसकी खेती होती नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों पेरुनजेरल, ठीक है, पेरुनजेरल पढ़ा था, लेकिन पेरुनजेरल उदयन पढ़ा था, ठीक है। इसका नाम क्या दोस्तों, पेरुनजेरल इम्पोरई। क्या नाम है दोस्तों, इम्पोरई। एक नया टाइटल आपको देखने को मिला, कई शासक ने इम्पोरई नाम का दोस्तों एक टाइटल धारण किया था यहां पर। तो पेरुनजेरल इम्पोरई के शासन काल में दोस्तों दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की भी शुरुआत की गई थी, यह सवाल भी आप याद रखेंगे। लिख रहा कौन सा चेर शासक विद्वानों का संरक्षक कहलाता था, ठीक है। सबसे ज्यादा विद्वानों का संरक्षण करता तो यही जो पेरुनजेरल है, पेरुनजेरल, ठीक है, जेरल। इम्पोरई जो है दोस्तों, पेरुनजेरल इम्पोरई याद रखेगा, एक ऐसा शासक है जिसने बहुत सारे विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण भी प्रदान किया था, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें अभी पीछे एक हमने नाम पढ़ा किसके बारे में, चेर वंश के सबसे महत्वपूर्ण कवि के बारे में, ठीक है, जिन्होंने पूरम की रचना किया है। नाम क्या है उनका, नाम क्या है बताइए सोच समझ के, उनका नाम क्या है, बताया था कवि नागरायन याद रखेंगे। शॉर्टकट में क्या याद रखेंगे, नागरायन याद रखेंगे, क्योंकि बाकी तो आपके दिमाग से चीजें स्किप हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है दोस्तों चेर शासकों के सर्वाधिक युद्ध दोस्तों किसके साथ हुए हैं, तो देखो इनके दो पड़ोसी थे, एक तो पांड्य इनका पड़ोसी थे, एक चोल इनके पड़ोसी थे। लेकिन पांड्य पड़ोसी होने के बाद भी लड़ाइयां कम हुई, इनकी सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई दोस्तों चोल के साथ, ठीक है। चोल शासकों के साथ दोस्तों सर्वाधिक लड़ाइयां हुई हैं, ठीक है। क्यों दोस्तों सर्वाधिक लड़ाइयां हुई हैं, तो देखिए चोल शासक ने, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि चोल शासकों ने अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। भारत ही नहीं, उन्होंने श्रीलंका को, इंडोनेशिया को, कंबोडिया को, सबको जीत लिया और ऐसे हजार द्वीपों पर दोस्तों कब्जा किया था। तो अगर इतना ज्यादा वो साम्राज्य विस्तार कर सकते तो अपने पड़ोसी को तो छोड़ेंगे नहीं। और इनका पड़ोसी था कौन, तो याद रखेगा चोलों के पड़ोसी में चेर थे, इसीलिए चेर शासकों के साथ सर्वाधिक युद्ध किसका हुआ, तो याद रखेंगे चोलों का युद्ध हुआ, ठीक है। लोग गलती करते, लोग पांड्य कर देते। आप मुद्दा पहले समझेंगे तो आप पांड्य जवाब नहीं देंगे। लड़ाइयां पांड्यों से भी थी, लेकिन एक शब्द यहां लिखा है सर्वाधिक, भाई इसका भी तो कोई अर्थ निकलना चाहिए। सबसे ज्यादा लड़ाई किसके साथ हुई है, तो याद रखेगा चोलों के साथ हुई है। लिख रहा लाल चेरी, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर चेर वंश से बार बार कोई सवाल बनता है तो यही सवाल बनता है कि भाई लाल चेर किसे कहा जाता था, या लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था, तो याद रखेगा इसका नाम था सेनगुट्टवन। क्या नाम था दोस्तों, सेनगुट्टवन नाम है, सेनगुट्टवन, ठीक है। याद रखेगा ये लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। लाल चेर इसे कहते थे। एक और सवाल दोस्तों, हाथी की आंख वाला चेर किसे कहा जाता था, क्या लिखा दोस्तों, हाथी की आंख वाला चेर। जी हां दोस्तों, हाथी की आंख वाला शेर दोस्तों किसे कहा जाता था, तो याद रखेगा जिस तरह से पीछे आपने पेरुनजेरल पढ़ा था ना, उसी तरह से याद रखेगा मांदार जेरल इम्पोरई, ठीक है। धीरे धीरे नाम आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। तो मांदार याद रखेगा, वहां हमने पेरुनजेरल रखा था, पेरुनजेरल ठीक है। अच्छा, पेरुनजेरल इम्पोरई जो था दोस्तों विद्वानों का संरक्षण करता था और गन्ने की खेती दक्षिण भारत में शुरू किया था। जबकि दोस्तों मांदार जेरल इम्पोरई क्या है, हाथी की आंख वाला चेर शासक इससे कहा जाता है। एक सवाल और इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों, यह अंतिम शासक था, ठीक है। यह चेर वंश का अंतिम शासक भी था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। पूछता सवाल, चेर वंश का पहला शासक और चेर वंश का अंतिम शासक, तो पहला शासक कौन है, उदयनजेरल है, और अंतिम शासक कौन है, मांदार जेरल इम्पोरई है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, यह भी आपके लिए बेहतरीन सवाल। आगे बढ़िए, लिख रहा है चेर वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, ठीक है। प्रसिद्ध बंदरगाह, तो यहां पर दोस्तों दो बंदरगाह थे। एक बंदरगाह का नाम था दोस्तों मुशिरी, क्या नाम था दोस्तों, मुशिरी, और दूसरे बंदरगाह का नाम था मुजिरिस। क्या नाम था, मुजिरिस। जी हां दोस्तों, मुजिरिस और मुशिरी ये दो अलग अलग बंदरगाह थे। कहां पर दोस्तों, किसके बंदरगाह थे, चेर वंश के जमाने में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह थे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है कि मुशिरी, अच्छा नाम भी दे दिया कि भाई ये जो बंदरगाह थे इन
इनसे व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था, मतलब कहां व्यापार होता था, तो याद रखेगा इसके माध्यम से व्यापार होता था भारत एवं रोम के मध्य। किसके मध्य, भारत एवं रोम के साथ दोस्तों जो व्यापार देखने को मिला है वो मुसरी और मुजिरिस बंदरगाह से दोस्तों यह व्यापार देखने को मिला है। क्या क्या व्यापार किया जाता, तो दक्षिण भारत दोस्तों मसाले की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जब अंग्रेज आए तब वहां का मसाला फेमस था, उसके पहले भी मसाला फेमस था और भारत के मसाले रोम जाते थे, इसका बाकायदा प्रमाण है। चेर वंश के जो दोनों बंदरगाह है दोस्तों, मसाले यहां से भेजे जाते थे, मुसरी और मुजिरिस जो है दोस्तों ये बंदरगाहों के नाम है, याद रखेंगे। लिख रहा चेर वंश का अंतिम शासक कौन था, अभी पीछे ही बताया दोस्तों, उसका नाम क्या है, मांदार जेरल नाम है। क्या नाम दोस्तों, मांदार जेरल इम्पोरई नाम है, मांदार जेरल इम्पोरई नाम है। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, हाथी की आंख वाला, ठीक है, हाथी की आंख, ठीक है, हाथी की आंख वाला याद रखिएगा चेर शासक कौन था, तो ये था। लाल चेर किसे कहा जाता है, लाल चेर सेनगुट्टवन को कहा जाता है, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जरा ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आ चुकी हैं। कई सारे बच्चों को लगता है कि यार इतना अच्छा कंटेंट अगर स्टडी 91 को मिल रहा है, हमें यूट्यूब पर आकर मिल रहा है, तो मैं कह रहा हूं भैया ट्रेलर है। आप हमारे फाउंडेशन बैच को आइए, तब देखिए कि वाकई में ऑनलाइन क्लास है क्या। हम वो अल्लाह नहीं करते, हम ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते क्योंकि माउथ पब्लिसिटी पे भरोसा रखते हैं। सिलेक्शन आप लीजिए, सिलेक्शन से मतलब है कौन कैसा है कैसा नहीं, उससे मतलब नहीं। सिलेक्शन लीजिए, बाद में बातचीत होगी, ठीक है। तो सिलेक्शन मिलेगा कैसे, क्वालिटी कंटेंट की चीजें जब आपके पास होंगी तो, चाहे वो फ्री का कंटेंट हो, चाहे वो पेड का कंटेंट हो, और चाहे वो किताबें ही क्यों ना हो। भाई किताब एक बार परचेज करो, अगर आपको ना लगे ना कि इस किताब की एक एक लाइन दूसरी किताबों से अलग है, मैं कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, ये देखो एक किताब हमारे पास है दोस्तों, यहां पर दिख रहा होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप इन किताबों को लीजिए, जितनी भी किताबें लिखी गई स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से, हर किताबों का एक अलग मजा है। जब आप लेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दिक्कत परेशानी है तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है किस राजवंश को केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया तो आपको कि केरल पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा चेर वंश को कहा जाता है, ठीक है। चेर वंश को केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। भाई अच्छा ये कहां पता चला इसके बारे में कि इसको केरल पुत्र कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो अशोक था ना, अशोक के द्वितीय शिलालेख के से, ठीक है, अशोक का द्वितीय शिलालेख, द्वितीय शिलालेख जो था दोस्तों, उस द्वितीय शिलालेख में क्या कहा गया, चेर वंशों को केरल पुत्र के नाम से कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, चेर वंशी शासकों को केरल पुत्र कहा गया, तो याद रखिएगा। लिख रहा चेरों में सबसे बड़ा राजा कौन था, ठीक है, सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा का तात्पर्य क्या दोस्तों, सबसे शक्तिशाली राजा, यही पूछने का तात्पर्य होगा, सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा चेरों में सबसे बड़ा राजा कौन था या सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो याद रखिएगा उसका नाम था सेन गुत्तुरान। क्या नाम था, सेन गुत्तुरान, ठीक है। एक सेन गुट्टमन पढ़ा और ये कौन है, ये सेन गुत्तुरान है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सेन गुत्तुरान एक ऐसा राजा था, इसको शक्तिशाली क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्तों इसने चोलों को भी हराया और इसने पांड्यों को भी हराया, ठीक है, दोनों को हराया। तो याद रखिएगा इसीलिए पांड्य को भी हराया, ठीक है। तो याद रखिएगा चोल और पांड्य दोनों को हराने वाला राजा कौन था, सेन गुत्तुरान था। कौन था, सेन गुत्तुरान था, इसीलिए इसको सबसे शक्तिशाली राजा भी कहा गया, ठीक है। लिख रहा चेर राजाओं की जाति क्या, ये बहुत अच्छा सवाल कर दिया, जाति। दोस्तों जाति का तात्पर्य क्या, धर्म से है, जी हां। वैसे धर्म की बात करेंगे दोस्तों तो दक्षिण भारत में दोस्तों धर्म की बात करें तो द्रविड़ जाति के लोग थे, ठीक है। अगर हम इनकी जाति की बात करें दोस्तों तो द्रविड़ जाति मिलेगा आपको परीक्षा में एक ऑप्शन, द्रविड़ जाति। हां हो सकता है दोस्तों कि इसके अंदर भी जाके पूछ दे, तो द्रविड़ जाति के अंदर याद रखेगा एक सवाल देगा, तो मातृसत्ता का पालन करने वाले ये तुलु बंट कहलाते थे। द्रविड़ में भी क्या थे, बहुत सारे थे, तो याद रखेगा इनको क्या कहते थे, इन्हें तुलु बंट समुदाय का माना जाता था। किसको, चेर राजाओं को तुलु बंट समुदाय का माना जाता था, या द्रविड़ जाति के अंदर दोस्तों ये तुलु बंट मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करते हैं तो ब्राह्मण कई सारे जातियों में बढ़ जाते हैं, क्षत्रिय कई सारी जातियों में बढ़ जाते हैं, ठीक उसी तरह के द्रविड़ जाति के अंदर दोस्तों ये तुलु बंट में रखे जाते थे ये चेर शासक, तो इसको भी याद रखेगा। ये सब अपने आप में एकदम बेहतरीन सवाल, आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे ना तो इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। मैं तो कहता हूं यार कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं ना आप टेस्ट करिए कि नितिन सर जो दे रहे हैं कंटेंट, उनका कंटेंट ऐसे मुंह से बोलते हैं या फिर उनके कंटेंट में वाकई दम होता है। ये तब आपको पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं तो आपको कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूं ना कि आप हमारी किताब से प्रैक्टिस करो, मैं कह रहा हूं जो किताब आपके पास है वहां से करो। नई किताब है ऑनलाइन पढ़ो, वेबसाइट गूगल पे जाओ, डालो चेर वन से संबंधित प्रश्न आ जाएगा, कोई ना कोई साइट खुल के आ जाएगी, वहां से प्रैक्टिस करो। मैं नहीं कहता मेरे पास आओ यार, पढ़ने से मतलब है कैसे भी पढ़ो, सिलेक्शन लेना है ना।
सिलेक्शन लेना है, रिश्ता निभाना है। नहीं, रिश्ता मत निभाओ, ना कोई स्टडी 91 से रिश्ता रखने की जरूरत है, ना नितिन सर से रिश्ता रखने की जरूरत है। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं भैया, सिलेक्शन लोगे ना तो सबसे रिश्ता बनेगा। तो पहले सिलेक्शन रखो, एक ही रिश्ता है, सिलेक्शन के साथ रिश्ता बनाओ। हम तो एक माध्यम है, माध्यम को रखो साइड में, ठीक है। केवल आइए और निचोड़िए, मुझे निचोड़िए, क्लास को निचोड़िए कि क्या मिल रहा है, हमें रस क्या मिल रहा है, ठीक है। उन चीजों को सीखिए और अपनी तैयारी में लगा दीजिए, ठीक है। समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, चेर वंश का शासन काल क्या था। चेर वंश का दोस्तों शासन काल क्या था, तो मैंने बताया ना कि इनका इतिहास दोस्तों बहुत पुराना है। अगर इनके शासन काल की बात करेंगे तो जो संगम काल में हमने पढ़ा, क्योंकि संगम काल के दौरान हम लोग पढ़ रहे हैं। अब संगम काल दोस्तों हमने पढ़ा कि 300 BC से लेकर के 300 AD तक चला है, ठीक है। यानी ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक चला है। कई सारी किताबों में दोस्तों 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक दिया है। तो देखिए, मैंने से कहा भी था, संगम काल पूरी तरह से, मेरी बात सुनिएगा, कहीं भी सन का मामला आएगा, चाहे संगम काल में, चाहे चोल वंश में, चाहे चेर वंश में, चाहे पांड्य वंश में, तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा इतिहासकार नहीं हुआ है जिसने फुल प्रूफ कर दिया हो कि यही सत्य है। आज भी भारत में दोस्तों ऐसे 10 इतिहासकार हैं, 10 लोगों की 10 तरह की बातें हैं। किसी ने कहा 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक है, किसी ने कहा 400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक है, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, हम चेर शासक की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं चेर शासकों का नाम दोस्तों महाभारत में वर्णित मिला। एक पल के लिए आप कह सकते हो कि महाभारत को तो वेद व्यास जी ने लिखा था, रामायण को तो दोस्तों वाल्मीकि जी ने लिखा था, क्या उन्होंने वर्णन किया है? हाँ भाई, तभी तो इतिहास में अभिलेखित साक्ष्य मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, आज मैं आपको सवाल दिखाऊंगा कि चेर शासकों को महाभोजक कहा जाता था। महाभोजक क्यों कहा जाता था, उसके पीछे भी लॉजिक है, रीजन है। अभी सवाल आएगा, मैं बताऊंगा एक एक लॉजिक, ठीक है, क्योंकि सवाल का मैं रिदम नहीं खराब करना चाहता। पिक्चर की स्टोरी पहले बता दूंगा तो मजा कम हो जाएगा। सुनिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहां पर जो लिखा दोस्तों, ये संगम काल, तो चेर वंश दोस्तों, चाहे चेर की बात करें, चाहे चोल की बात करें, चाहे पांड्य की बात करें, ये संगम काल के दौरान ही चलते थे। तो इसको याद रखेगा। मुख्य रूप से हम जिस चेर वंश की बात करें दोस्तों, ये 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के मध्य की बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, ये एक टाइम पीरियड हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। लिख रहा है, चेर राजवंश के बारे में प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलती है। मैंने बताया तो इसकी जानकारी आप उठा के देख लीजिए, रामायण से भी मिलेगी। इसकी जानकारी दोस्तों आपको महाभारत से भी मिलेगी, महाभारत से मिलेगी इसकी जानकारी, ठीक है। एक सेकेंड, इसकी जानकारी रामायण से मिलेगी, इसकी जानकारी आपको महाभारत से भी मिलेगी। अभी पीछे दोस्तों मैंने आपको चर्चा किया कि अशोक के शिलालेख में चेरवंशी शासकों को केरल पुत्र कहा गया, बोला कि नहीं? तो याद रखेगा, फिर मैं कह सकता हूं कि अशोक के शिलालेख से भी मिलेगी, अशोक के शिलालेख से भी मिलेगी। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर वो तो ठीक है, क्या कोई किताब उताब ऐसा नहीं कि फिक्स किताब में वर्णन किया हो? हाँ, किताब है ना, किताब है संगम साहित्य, एक रचना दोस्तों कालिदास जी की रचना है, याद रखेगा, उसमें मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ेंगे, ये भी तो रचना है, ऐतरेय ब्राह्मण, तो दोस्तों यहां से भी मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं जहां पर दोस्तों चेर राजवंश के बारे में बताया गया, और चेर राजवंश के जो प्रारंभिक जानकारी है दोस्तों वो यहां से मिले। तो शुरुआती जो राजा थे वो अलग थे, बाद के राजा अलग अलग मिले। लिख रहा है संगम साहित्य, संगम साहित्य के रचनाकार कौन है बताया, अभी अभी नाम लिया मैंने, याद रखेगा महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास, याद रखेगा ये कौन है भाई, तो याद रखेगा इन्होंने संगम साहित्य की रचना किया। जब आप पढ़ते हैं कभी कालिदास की रचनाओं के बारे में, तो जनरली आपको संगम साहित्य नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह इतिहास का अभिलेखित साक्ष्य मिले यहां से, ठीक है। आज अपनी डिक्शनरी में एक नाम और ऐड कर लीजिए, संगम साहित्य के रचनाकार कौन है, महाकवि कालिदास जी हैं, याद रखेंगे। और उनके द्वारा जो किताब लिखा गया ना, उसमें भी दोस्तों चेर राजवंशों के इतिहास के बारे में पता चलता है, उसके शासकों के बारे में पता चलता है। लिख रहा है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, ये रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार भी कौन है, कालिदास ही हैं। और याद रखेगा कालिदास की ये दोनों रचना, एक रचना ये और दूसरी रचना याद रखेगा संगम साहित्य, याद रखेगा दोनों ही रचनाओं में याद रखेगा चेर शासकों का उल्लेख है। जी हां, चेर शासकों के बारे में जानकारी इन दोनों से मिलती है। क्या सर रघुवंशम से भी मिलती है? हां, रघुवंशम जो महाकाव्य है या संगम साहित्य जो लिखा गया, ये दोनों ही साहित्य से दोस्तों चेरवंशी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। लिख रहा चेर राजवंश के बारे में ऐतिहासिक जानकारी कहां से मिलती है, अभी पीछे दोस्तों हमने कहा रामायण से मिलती है। आप जरा अब लिख लीजिए एक बार, तो 1 नंबर पे रामायण, 2 नंबर पे महाभारत, 3 नंबर पे ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, आप देखते जाइए खाली, ठीक है। 4 नंबर पे आपने पढ़ा अशोक का शिलालेख, आपने पढ़ा, शिलालेख पढ़ा, ठीक है। 5वें पे आपने पढ़ा संगम साहित्य, क्या पढ़ा,
संगम साहित्य पढ़ा, ठीक है। छठवें पे आपने क्या पढ़ लिया, याद रखेगा रघुवंशम पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया, महाकवि कालिदास जी के द्वारा। तो याद रखिएगा ये सब है क्या, ये सब दोस्तों ऐतिहासिक जानकारी जहां से प्राप्त होता है चेर वंश के बारे में, ये वही चीजें तो हैं, तो इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है किस राजवंश ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया और क्यों भाग नहीं लिया, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें चेर शासकों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। चेर शासकों ने, याद रखेगा, महाभारत की लड़ाई में भाग नहीं लिया। बाकी उस समय जितनी भी सेना थी, चाहे वो पांडवों की तरफ से लड़ी, चाहे वो कौरवों की तरफ से लड़ी, लेकिन किसी न किसी तरफ से लड़ी जरूर थी। कुछ ही लोग थे जो भाग नहीं लिए थे। आज जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि चेर शासकों ने भी महाभारत की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि लोगों को भोजन देने की व्यवस्था को किसने थामा था, इन चेर शासकों ने थामा था। चेर शासक केवल लोगों को भोजन कराने की जिम्मेदारी उठाने थे, इसलिए यही कार्य पूर्ण करे। तो एक सवाल आता है आगे, लिख रहा महाभोजक की संज्ञा किस राजवंश को दिया गया है, तो याद रखिएगा चेर राजवंश को दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों, चेर राजवंश को क्या कहा गया, महाभोजक कहा गया। क्यों, क्योंकि महाभारत की लड़ाई में लोगों को भोजन कराने की जिम्मेदारी, लोगों को भोजन की व्यवस्था किसने दिया, याद रखिएगा भोजन की व्यवस्था किसने दिया था दोस्तों, इन चेर शासकों ने दिया था। वैसे भी हमने पाकशाला के बारे में पढ़ा कि निःशुल्क भोजन की जिम्मेदारी ये चलाते थे, अपने निजी जीवन में भी लोगों के लिए दोस्तों निःशुल्क भोजन की व्यवस्था इन्होंने किया था। तो एक बड़ा काम है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को, तो आप पढ़िए हमारे साथ, आपको ऐसे ऐसे फैक्ट दूंगा। मैं कह रहा हूं आपने YouTube पर हजारों क्लास देखा, मुझे बता दो किसी ने आपको चेर वंश के बारे में सारी बातें क्यों नहीं पढ़ाया। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकता है, सर आप तो बड़ा टीका टिप्पणी करते हैं, लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा। आपने पढ़ाया क्या, आपने पढ़ा है, पूछो मुझसे, पूछो ना, आपने पढ़ा है। आज की क्लास छोड़ के पूछो, आपको हमारी फिक्र थी क्या, आपने कभी पढ़ाया क्या, खोल के देख लो। आज से 4 साल पहले पढ़ाया था, तब मेरे पास एक बोर्ड नहीं था, एक कैमरा नहीं था, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता था, कॉपी पे लिखता था, कॉपी से पढ़ाया हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास का फोल्डर जाके स्टडी 91 ओपन करके देख लीजिए और पढ़ लीजिए जाकर। अगर वहां चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश, इन सबका इतिहास न मिल जाए तो बता देना। आज से 4 साल पहले पढ़ाया था, जब मैंने शुरू किया था अपने चैनल को, मैंने तब भी पढ़ाया था और मैं आज भी पढ़ा रहा हूं। मैं कहता हूं और किसी ने पढ़ा है क्या, टॉपिक वाइज किसी ने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना। तो इन चीजों को समझिए कि कौन आपके साथ खड़ा है। सिर्फ मुहिम थामने से मतलब नहीं है, सिर्फ जोश दिलाने से मतलब नहीं है, सिर्फ ट्रेंडिंग में लाने से मतलब नहीं। हमें बेसिक स्तर पे काम करना पड़ेगा, हमें एक जमीन पे रह काम करना पड़ेगा। वाकई ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए अभी जरूरत क्या है। हल्ला करना जरूरत नहीं है, हल्ला करने के अलावा हमें अभी आपको अपडेट करना है, सिखाना है, पढ़ाना है कि आप अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। कब सीखेंगे आप, समझिए चीजों को, आगे बढ़िए। लिख रहा अधिराज की उपाधि, जहां दोस्तों अधिराज की उपाधि धारण करने वाला चेर शासक कौन था, एक नया दे दिया महाराजाधिराज। तो हमने पढ़ा कि बहुत सारे चोल शासकों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, यहां अधिराज पूछ रहा दोस्तों, याद रखेगा शैलवन गुटवन इसका नाम है। क्या नाम दोस्तों, शैलवन गुटवन। क्या नाम दोस्तों, शैलवन गुटवन नाम का एक शासक रहा जिसने अधिराज की उपाधि धारण किया। लिख रहा है चेर वंश की वंशावली बता दीजिए, तो ये तो वंशावली में बड़ा लंबा वंशावली आ जाएगा। अगर हम शुरुआती शासक की बारे बात करें तो याद रखेगा उसका नाम क्या था, उदयन जेरल था। क्या नाम था दोस्तों, उदयन जेरल। इसके बाद के शासकों में दोस्तों कई सारे शासक आएंगे, ठीक है। जैसे हमने एक पीछे पढ़ा दोस्तों नेदुन जेरल, ठीक है, नेदुन जेरल पढ़ा। ऐसे पढ़ते पढ़ते दोस्तों आगे आएंगे तो हमको मिलेगा ये गुटवन मिलेगा, ठीक है, सेन गुटवन मिलेगा, ये सब मिलेगा। और अंतिम में दोस्तों याद रखेगा कौन मिलेंगे, अंतिम में मिलेगा मानदार जेरल। क्या मिलेगा, मानदार जेरल, इंपोरई मिलेगा। यही दोस्तों अंतिम है। ये पता है कि क्या है, ये अंतिम शासक है और ये प्रथम शासक है, ठीक है। तो प्रथम और अंतिम का याद रखें, बीच में कई सारे शासक हुए हैं, उनकी वंशावली की बात करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे शासक हुए जिनके बारे में आज की, जैसे अगर हम बात करें पेरुन जेलर के बारे में तो अलग था, पेरुन जेलर इंपोरई के बारे में पढ़ा हमने, मानदार जेलर के बारे में पढ़ा, सेन गुटवन के बारे में पढ़ा, सेलवान गुटवन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये सब चीजें देख रहा है ना, कोटवन के बारे में देखा, तो ये सारी चीजें याद रखिए। लिख रहा है चेरकालीन स्पाइस रूट क्या था दोस्तों, तो स्पाइस किसे कहा जाता है भैया, स्पाइस कहा जाता है मसालों को। किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मसालों को। तो याद रखेगा मसालों का जो जल मार्ग था, जल मार्ग से जो मसाले भेजे जाते थे, और आपने देखा कि लोग कहां भेजते थे, रोम के साथ बहुत ज्यादा व्यापार था, तो जो जल मार्ग के थ्रू दोस्तों मसालों का व्यापार होता था, याद रखेगा मसालों का व्यापार। और मसालों का व्यापार किस मार्ग से, याद रखेगा जल मार्ग से, उसी को स्पाइस रूट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया,
स्पाइस रोड का नाम दिया गया। लिख रहा है चेरकालीन सिल्क रोड क्या है? सर ये वही सिल्क रोड क्या है जो पाकिस्तान से और भारत के पीओके वाले सेक्टर से होते हुए सीधे चीन को निकल जाता है। हाँ, मैं उसी सिल्क रोड की बात कर रहा हूं। तो याद रखेगा, ये आप कह सकते हैं कि उत्तरी एशिया को भारत से जोड़ने वाला एकमात्र रोड था, एक जमीनी रास्ता जो याद रखिए जो पर्सिया से चीन को जोड़ता था, पर्सिया से चीन को जोड़ता था। और इस मार्ग के बारे में भी चर्चा किया गया है इस चेर काल में, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, चेर साम्राज्य में। लिख रहा अशोक के शिलालेख में चेर को क्या कहा गया? तो बता चुका हूं दोस्तों कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में क्या कहा गया? इन्हें केरल पुत्र कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? इन्हें केरल पुत्र कहा गया। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और महाभोजक भी किसे कहा गया? इन्हीं लोगों को कहा गया क्योंकि महाभारत की लड़ाई में इन्होंने भोजन कराया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास का पता चला नहीं होगा कि कब क्लास समाप्त हो गया, और आज 32वां लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, अगर आपने शुरुआत से वीडियो नहीं देखा, मैं इतिहास बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाते हुए भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और संविधान सब विषय को पढ़ाऊंगा, इसी सीरीज में पढ़ाऊंगा। आज 900 सवाल हुआ है। आज नहीं, अगर आपको होश आया ना तो जब 2000 सवाल आ जाएंगे तब होश आएगा, तब भी नहीं आएगा तो जब 5000 सवाल हो जाएंगे तब होश आएगा, क्योंकि दिन बीतते पता नहीं चलता। आज 32 दिन हो गया, मैं कह रहा हूं अभी देर नहीं हुआ है। आ जाइए, पीछे के वीडियो जाकर देख लीजिए दोस्तों। परीक्षा के लिए सब इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं ढूंढ ढूंढ के दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल ढूंढ के लाता हूं, भाई मिल जाए कि बच्चों को दे दूं। और फाउंडेशन बैच तो अलग ही है। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिया गया, जो अभी आपसे चर्चा कर रहा था हैंड रिटन नोट्स, इस हैंड रिटन नोट्स को उठा के देख लो, परचेज करके देख लो, या आपको हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से मिल जाएगा। हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, और मैंने इसमें चेर काल, चोर काल, पांड्य सबके बारे में दोस्तों बता दिया, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी तक दोस्तों ये क्लास रात को 9 बजे दी जाती थी। ठीक है, और अब इसका टाइम बदल करके सुबह के 10 बजे कर दिया, क्योंकि लगातार क्लास हो रही थी। 8 बजे हिंदी की क्लास, 9 बजे जीके जीएस की क्लास, तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी, तो मैंने इस क्लास को शिफ्ट कर दिया सुबह के 10 बजे। तो आप जुड़ जाइए, सुबह 10 बजे ये क्लास देख सकते हैं, और रात को 8 बजे हिंदी की क्लास अपने समय पर, निर्धारित समय पर चलती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।